हिंदी साहित्य क्लास 102। क्वेश्चन नंबर 2 है जो यूपीएससी में पूछा गया है। उसके उत्तर में पॉइंट है नारी विमर्श की क्या दशा थी। अगला पॉइंट है नारी विमर्श में मैथिली शरण गुप्त की क्या योगदान थी। अगला पॉइंट है अभी स्त्रीवाद की चर्चा होनी बाकी थी। अगला पॉइंट है मैथिली शरण गुप्त ने समझा कि कुछ महान नारियों के बारे में लिखकर खुद को कृतज्ञ कर सकते हैं, जैसे साकेत में उर्मिला, यशोधरा और विष्णु प्रिया के बारे में लिखा। ठीक। अगला पॉइंट है वर्तमान से जोड़ें, यानी वर्तमान में अनेकों स्त्रीवाद खुल गए हैं, उसमें मैथिली शरण गुप्त का अभूतपूर्व योगदान रहा है। अब यूपीपीसीएस में जो पहला क्वेश्चन है उसके आंसर की बात करते हैं। उसमें है भारतेंदु युग यानी नवजागरण और द्विवेदी युग यानी नवजागरण की तुलना। ठीक। तो भारतेंदु युग में पॉइंट है भावुकता, उदाहरण है रोवहूँ सब मिलकर ... द्विवेदी युग में पॉइंट है गंभीर वैचारिक दृष्टिकोण, उदाहरण है हम कौन थे क्या हो गए ... भारतेंदु युग में अगला पॉइंट है नवजागरण तो है किंतु रीतिवाद के संकेत भी बचे हुए हैं, उदाहरण है चित चैत की चांदनी ... द्विवेदी युग में पॉइंट है आधुनिक चिंतन हावी है, रीतिवाद पीछे छूट गया है, उदाहरण है यमुना किनारे केली कौतूहल बहुत हो चुका ... भारतेंदु युग में अगला पॉइंट है इस नवजागरण के केंद्र में नाटक विधा रही है, अतः जनजीवन से ज़्यादा निकटता। द्विवेदी युग में पॉइंट है निबंध और कविताएं केंद्र में हैं। भारतेंदु युग में अगला पॉइंट है नवजागरण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू केंद्र में हैं। सामाजिक में उदाहरण है कौन करेजू नहीं कसकत ... राजनीतिक में उदाहरण है चना हाकिम लोग जो खाते ... और आर्थिक में उदाहरण है सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई ... और द्विवेदी युग में अगला पॉइंट है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के साथ साथ गहन सांस्कृतिक स्तर पर भी नवजागरण पहुंचा है। सामाजिक में उदाहरण है पहुंचा है, इसमें यशोधरा, उर्मिला, विष्णु प्रिया हैं। सामाजिक में उदाहरण है सब प्रेम मिलकर सभी चलो ... राजनीतिक में उदाहरण है कम है सांस्कृतिक ज़्यादा है, राजनीतिक उदाहरण कम है सांस्कृतिक ज़्यादा है। आर्थिक में है जो देश कच्चा माल पैदा ... सांस्कृतिक में उदाहरण है सखी वो मुझसे कह के जाते ... भारतेंदु युग में अगला पॉइंट है ब्रज भाषा में ही, जबकि द्विवेदी युग में अगला पॉइंट है नवजागरण खड़ी बोली में ही है, नवजागरण खड़ी बोली में ही है। अब अगर दोनों युगों में समानताएं देखी जाए तो दोनों युगों में समानताएं में पहला पॉइंट है अतीत की महानता पर बल दिया है। भारतेंदु युग में एग्जाम्पल है सबके पहले जे ही ईश्वर ... और द्विवेदी युग में एग्जाम्पल है सुरलोक में देवता यही ... दूसरा पॉइंट है वर्तमान की दुर्दशा के प्रति चिंता का भाव। भारतेंदु में उदाहरण है अब सबके पीछे सोई लखा ... द्विवेदी में उदाहरण है पीठ उनका पेट से मिलकर एक ... तीसरे पॉइंट में उदाहरण है आधुनिक ज्ञान विज्ञान पर बल तथा स्वदेशी पूंजीवाद का समर्थन दोनों ने किया है। भारतेंदु में उदाहरण है जान सके सब कुछ सबही ... और द्विवेदी युग में उदाहरण है साहब हमें यूरोप की हिस्ट्री ... यूपीपीसीएस में
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में पहला पॉइंट है पूर्ण समाजदर्शी होने का अर्थ समाज के सभी क्षेत्रों तक व्यापक पहुंच। पूर्ण समाजदर्शी होने का अर्थ है समाज के सभी क्षेत्रों तक व्यापक पहुंच। दूसरा पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कविता का विषय चींटी से ... तीसरा पॉइंट है सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पक्ष लिखें। अब बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में पहला पॉइंट है नवजागरण को स्थूल स्तर से संस्कृति के सूक्ष्म स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया। भारत भारती उद्बोधन काव्य बना। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक साबित हुई। दूसरा पॉइंट है भारतीय परंपरा में उपेक्षित स्त्रियों को महत्व देकर स्त्री विमर्श की शुरुआत। उर्मिला यशोधरा का उदाहरण। तीसरा पॉइंट है आधुनिक हिंदी कविता को एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो ब्रज भाषा जैसी लोचशील ना हो, जिसमें गंभीर विषयों का विवेचन और गहन चिंतन किया जा सके। मैथिली जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कड़कटु व कर्कश प्रतीत होने वाली खड़ी बोली को निरंतर परिमार्जित करते हुए बाद के हिंदी कवियों को एक प्रांजल भाषा सौंपी। चौथा पॉइंट है इतना सहज भाषा में लिखा कि देश का हर व्यक्ति साहित्य से जुड़ सका। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए ... पांचवा पॉइंट है शिल्प के स्तर पर खंड काव्यों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका। जैसे यशोधरा विष्णु प्रिया ये जो खंड काव्य हैं इसके स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका। यशोधरा एक चंपू काव्य है। ठीक, अब हम देखते हैं छायावाद की राष्ट्रीय चेतना। तो इसमें 2 बिंदु हम देखते हैं छायावाद की राष्ट्रीय चेतना में। इसमें पहला पॉइंट है उस समय प्रचलित विचारधारा छायावाद में नजर आती है। उस समय प्रचलित विचारधारा छायावाद में नजर आती है, यानी गांधीवाद तथा समाजवाद विचारधारा। दूसरा पॉइंट है 1930 के बाद कृषक चेतना आंदोलन में प्रमुख होने लगती है। 1930 के आसपास छायावाद में भी यही चेतना देखने को मिलती है। उदाहरण है ए विप्लव के वीर ... अब देखते हैं छायावाद 1918 से 1936 तक माना जाता है। 1918 से 1936 के बीच क्या क्या हुआ हम देखते हैं। तो 1918 से 1936 के बीच में पहला पॉइंट है महात्मा गांधी जी उस समय थे। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन सबसे गहन स्थिति में था, यानी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन, जाति या जनजातीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए सबसे गहन स्थिति में थे। उसके बाद स्त्री आंदोलन 1927 से 1928 के आसपास, तो वो भी मतलब थे। छायावाद पर आरोप क्या लगता है? छायावाद पर आरोप है कि यह आंदोलन से दूर है। नामवर सिंह का कथन है कि यह छायावाद आंदोलन से दूर है, यानी छायावाद स्वतंत्रता आंदोलन की रोजनामचा नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की मूल्यों की कविताओं का समय है। छायावाद स्वतंत्रता आंदोलन की रोजनामचा नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की मूल्यों की कविताओं का समय है। अब देखते हैं छायावाद से संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें, 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है छायावाद शब्द का अर्थ, 1 स्टार। तीसरा प्रश्न है छायावाद के संबंध में आचार्य शुक्ल का मत, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है छायावाद के संबंध में
आधुनिक शांतिप्रिय द्विवेदी का मत। छायावाद गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण है। 1 स्टार। 5वां पॉइंट है छायावाद पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का मत। 2 स्टार। 6ठा प्रश्न है छायावाद और रहस्यवाद में संबंध। 3 स्टार। 7वां प्रश्न है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र के इस मत की व्याख्या करें। 3.5 स्टार। 8वां प्रश्न है छायावाद राष्ट्रीय आंदोलन का रोज नामचा नहीं है, किंतु गहरे अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन और नव जागरण का काव्य है। डॉक्टर नामवर सिंह के इस कथन की समीक्षा करें। 3.5 स्टार। 9वां प्रश्न है छायावाद और स्वच्छंदतावाद का संबंध। 3 स्टार। 10वां प्रश्न है छायावाद की स्वतंत्र चेतना। 2 स्टार। 11वां प्रश्न है छायावाद और व्यक्तिकता। 3.5 स्टार। 12वां प्रश्न है छायावाद की सौंदर्य चेतना। 5 स्टार। 13वां प्रश्न है छायावाद शक्ति काव्य के रूप में। 2.5 स्टार। 14वां प्रश्न है छायावाद का दर्शन। 2 स्टार। 15वां प्रश्न है छायावाद और प्रकृति। 3.5 स्टार। 16वां प्रश्न है छायावाद का सांस्कृतिक पक्ष। 2 स्टार। 17वां प्रश्न है छायावाद और नवजागरण। 3 स्टार। 18वां प्रश्न है छायावाद का शिल्प। 2 स्टार। छायावाद के शिल्प में पहला प्रश्न है छायावाद और खड़ी बोली। 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है छायावाद के नए काव्य रूप विशेषता लंबी कविता। 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है छायावाद के नए अलंकार या छायावाद की अलंकार चेतना। 1 स्टार। चौथा प्रश्न है छायावाद और लाक्षणिकता। 1 स्टार। 5वां प्रश्न है छायावाद और उपचार वक्रता। 1 स्टार। 6ठा प्रश्न है छायावाद और मुक्त छंद। 1 स्टार। 19 नंबर प्रश्न है छायावाद और वेदना या छायावाद और पलायनवाद। 2 स्टार। 20वां प्रश्न है निराला और उनका काव्य या मुक्त छंद या परगीत। 2 स्टार। 21वां प्रश्न है प्रसाद और उनका काव्य। 2 स्टार। 22वां प्रश्न है महादेवी और उनका काव्य या रहस्यानुभूति व प्रणयानुभूति। 2 स्टार। 23वां प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत और उनका काव्य। 1 स्टार। तो सुमित्रा नंदन पंत और उनका काव्य ये यूपी के सिलेबस में था। छायावाद की व्याख्या। अब हम देखते हैं छायावाद की व्याख्या। तो शुक्ल जी ने छायावाद अगर बात करें तो शुक्ल जी कहते हैं कि ये एक रहस्यवाद है यानी विषय वस्तु है, और दूसरा कहते हैं कि ये प्रतीकवाद है यानी शैली है। तो शुक्ल जी कहते हैं ये रहस्यवाद है यानी विषय वस्तु और प्रतीकवाद है यानी शैली। विषय वस्तु में ये कहते हैं कि ईसाई और बंगाल में जो टैगोर थे उनसे मतलब ये है प्रभावित। ईसाई में है फैंटस माटा। फैंटस माटा का मतलब है छायाभास। छायाभास का मतलब है संपूर्ण जगत को ईश्वर की छाया मानना। तो ये कहते हैं रहस्यवाद है यानी विषय वस्तु है। विषय वस्तु ये ईश्वर ईसाई को मानते हैं और बंगाल के टैगोर को भी मानते हैं। ईसाई में एक कॉन्सेप्ट है फैंटस माटा। फैंटस माटा में है छायाभास का कॉन्सेप्ट। छायाभास का मतलब है संपूर्ण जगत को ईश्वर की छाया मानना। तो पहला पॉइंट क्या है छायावाद की व्याख्या में, शुक्ल जी रहस्यवाद के विरोधी थे। इन पंक्तियों से भी पता चलता है काव्य में रहस्य कोई वाद है, न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करें। काव्य में रहस्य कोई वाद है, न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करें। ठीक।
अब देखते हैं शुक्ल जी के आलोचना से बचाव। तो शुक्ल जी के आलोचना से बचाव में एक तरफ है छायावादी कवि और एक तरफ है अन्य आलोचक। छायावादी कवि में पहले हैं पंत। पंत ने लिखा है पल्लो की भूमिका। दूसरे हैं निराला। निराला ने लिखा है परिमल की भूमिका। तीसरे हैं प्रसाद। प्रसाद ने लिखा है काव्य व कला तथा अन्य निबंध। और चौथे हैं महादेवी ने कहीं कहीं लिखा है। चौथी महादेवी ने कहीं कहीं लिखा है। तो पहले पंत पल्लो की भूमिका, दूसरे निराला परिमल की भूमिका, तीसरे प्रसाद काव्य व कला तथा अन्य निबंध, और चौथे हैं महादेवी ने कहीं कहीं लिखा है। अन्य आलोचक में पहले हैं शांत प्रिय द्विवेदी, दूसरे हैं नागेंद्र, तीसरे हैं नामवर सिंह और चौथे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। पहले हैं शांत प्रिय द्विवेदी, दूसरे हैं नगेंद्र, तीसरे हैं नामवर सिंह और चौथे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अब हम देखते हैं छायावाद और रहस्यवाद में मतलब संबंध क्या है। तो शुक्ल जी के अनुसार रहस्यवाद और छायावाद एक ही है। रहस्यवाद और छायावाद एक ही है। और दूसरा उनका मत है कि रहस्यवाद एक बड़ा गोला है और उसके अंदर छायावाद आता है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार अगर बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद में कई रहस्यवाद हैं। जैसे छायावाद में एक है जो गैर रहस्यवादी है, छायावाद में एक है जो गैर रहस्यवादी है और एक है रहस्यवादी। रहस्यवादी को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, एक सामाजिक रहस्यवाद और दूसरा आध्यात्मिक रहस्यवाद। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि छायावाद में एक गैर रहस्यवादी है और एक रहस्यवादी है। फिर इन्होंने रहस्यवादी को दो भागों में बांटा, एक सामाजिक रहस्यवाद और दूसरा आध्यात्मिक रहस्यवाद। तो अब हम देखते हैं सामाजिक रहस्यवाद या आधुनिक रहस्यवाद और आध्यात्मिक रहस्यवाद में मतलब क्या क्या है। तो सामाजिक रहस्यवाद या आधुनिक रहस्यवाद का मतलब है व्यक्ति और समाज की टकराहट से पैदा हुआ। ये व्यक्ति और समाज की टकराहट से पैदा हुआ। किसी भी रूप में मध्ययुगीन रहस्यवाद नहीं, किसी भी रूप में मध्ययुगीन रहस्यवाद नहीं है। आध्यात्मिक रहस्यवाद का मतलब है मध्ययुगीन रहस्यवाद नहीं है। ये भी आध्यात्मिक रहस्यवाद भी मध्ययुगीन रहस्यवाद नहीं है। ये जो है ये ईश्वर के बारे में होते हुए भी अलग है। आध्यात्मिक रहस्यवाद जो है ये ईश्वर के बारे में होते हुए भी अलग है। मध्ययुगीन रहस्यवाद का क्या मतलब है? मध्ययुगीन रहस्यवाद का मतलब है किसी न किसी संप्रदाय या दर्शन से जुड़े होना और दूसरा है दीनता का भाव। मध्ययुगीन रहस्यवाद का मतलब है किसी न किसी संप्रदाय या दर्शन से जुड़े होना और दूसरा है दीनता का भाव। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 102 हिंदी साहित्य का यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 103। अब हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का मत। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद जो है वो स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह है, जिसमें स्थूल का मतलब है मोटी समझ और सूक्ष्म का मतलब है गहरी समझ। तो स्थूल का मतलब मोटी समझ का मतलब है छायावाद के पूर्ववर्ती कविता यानी द्विवेदी युग। छायावाद के पूर्ववर्ती कविता यानी द्विवेदी युग, जिसमें विषय वस्तु समाज संस्कृति पर केंद्रित होता है। जिसमें विषय वस्तु समाज संस्कृति पर केंद्रित होता है। सूक्ष्म का मतलब है गहरी समझ, जिसमें विषय वस्तु व्यक्ति केंद्र में होता है। जिसमें विषय वस्तु के केंद्र में व्यक्ति होता है। बाकी इसके बारे में प्रिंटेड नोट्स में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं स्वच्छंदतावाद तथा छायावाद। तो स्वच्छंदतावाद तथा छायावाद में पहला मत है आचार्य शुक्ल का। तो आचार्य शुक्ल स्वच्छंदतावाद की तारीफ करते हैं और इसमें दो बाधाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ ठाकुर, दो बाधाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर का है छायाभास यानी फैंटास्माटा, जो हमने अभी पढ़ा, जिसका मतलब है संपूर्ण जगत को ईश्वर की छाया मानना। तो रहस्यवादी इसी को छायावाद कहते हैं। ठीक। मत दूसरा है स्वच्छंदतावाद ही आगे चलकर छायावाद में परिवर्तित हो गई।
तो ये दूसरा मत है कि स्वच्छंदतावाद ही आगे चलकर छायावाद में परिवर्तित हो गई। अब हम देखते हैं छायावाद की नवजागरण चेतना। छायावाद की नवजागरण चेतना में इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, जो नवजागरण भारतेंद्र युग से शुरू हुआ था वह छायावाद में अपने सूक्ष्मतम और चरम स्वरूप को छूता है। भारतेंदु युगीन नवजागरण के केंद्र में राजनीतिक और आर्थिक प्रश्न थे। द्विवेदी युग उसे समाज और संस्कृति के गहरे प्रश्नों तक ले गया और छायावाद व्यक्ति से लेकर विश्व तक सभी स्तरों को इस चेतना का हिस्सा बनाया। दूसरा पॉइंट है, संक्षेप में बताएं कि नवजागरण क्या होता है और उसमें किस तरह के विचार होते हैं। तीसरे पॉइंट में पहला पॉइंट है, जागरण शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, यानी राष्ट्रीय चेतना के नोट्स से उदाहरण देना है। दूसरा पॉइंट है, अपने सांस्कृतिक अतीत के प्रति गौरव की भावना, कहीं से हम आए थे नहीं ... उदाहरण था ये। तीसरा पॉइंट है, अपनी वर्तमान दुर्दशा के प्रति चिंता का भाव, उदाहरण है राम की शक्ति पूजा में से, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। चौथा पॉइंट है, अपने विकास की समस्त संभावनाओं को तलाशने की कोशिश, जिसमें कामायनी से उदाहरण है, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास, एक उदाहरण था। पांचवा पॉइंट है, पश्चिमी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को सीखने की कोशिश, जिसमें का पॉइंट है, बहुत से आधुनिक पश्चिमी दर्शनों का प्रभाव जैसे मार्क्सवाद, डार्विनवाद जिसे विकासवाद भी कहते हैं, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल डार्विनिज्म। बहुत से आधुनिक पश्चिमी दर्शनों का प्रभाव जैसे मार्क्सवाद, डार्विनवाद जिसे विकासवाद भी कहते हैं, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल डार्विनिज्म। डार्विन जो हैं वो स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वही रह जावे, तो यही कामायनी में भी दिखता है। डार्विन का स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावे, ये कामायनी में भी दिखता है। फ्रायड का मिलता जुलता प्रभाव संभव, काम मंगल से मंडित श्रेय, काम उदाहरण है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, सर्ग मतलब सृष्टि। खा पॉइंट है, स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद का मूल्य पश्चिम में ही विकसित हुआ, जो छायावाद की चेतना का मूल आधार बना। अब देखते हैं छायावाद की सौंदर्य चेतना। सौंदर्य का दो अर्थ है, एक है वस्तुनिष्ठ, एक है आत्मनिष्ठ। सौंदर्य का वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि वस्तु में निहित है, और आत्मनिष्ठ का मतलब है आस्वाद करने वाले में निहित। तो सौंदर्य का आत्मनिष्ठ जो है यही छायावाद में माना गया है। दीदा मतलब होता है आँख और दीदा मतलब होता है आँख से देखना। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है छायावाद की स्वतंत्र चेतना। तो छायावाद की स्वतंत्र चेतना में छायावाद की स्वतंत्र योजना के उत्तर में पहला पॉइंट है, छायावाद का काल ठीक वही है जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का सघनतम समय है। विरोधियों का आरोप है कि इस दौर में उपस्थित होने के बावजूद छायावादी कविता राष्ट्रीय आंदोलन से तटस्थ और निरपेक्ष है, किंतु सच यह है कि छायावाद तत्कालीन आंदोलन का रोज नामचा भले न हो, गहरे स्तर पर स्वतंत्र के मूल्य को धारण करने वाला काव्य है। दूसरा पॉइंट है, छायावाद की स्वतंत्र चेतना
मूलतः व्यक्ति के स्तर पर सक्रिय होती है। ये कवि जानते थे कि अंग्रेजों से मुक्ति सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, जो काम्य तो है किंतु पर्याप्त नहीं। इन्हें तो वह स्वतंत्रता चाहिए जो व्यक्ति उसके भावों और विचारों तक जाती हो। समाज के सामंती ढांचे से निजता का हनन करने वाली रूढ़ियों से मुक्ति की छटपटाहट यहाँ केंद्र में है। इसमें फिर व्यक्तिकता का कोई उदाहरण दे देना है। तीसरा पॉइंट है, स्वतंत्र चेतना का दूसरा रूप वहाँ दिखता है जहाँ ये कवि प्रकृति की शरण में जाते हैं। रूसो ने मनुष्य को यांत्रिकताओं से मुक्त होने के लिए बैक टू द नेचर का नारा दिया था। इन कवियों की भी मान्यता है कि प्रकृति ही स्वतंत्रता का सही प्रतीक है, क्योंकि प्रकृति का एक ही नियम है, वही होवो जो कि तुम हो, वही होवो जो कि तुम हो। ये कवि ऐसी सहज स्वतंत्रता की खोज में जिज्ञासा और कल्पना के रास्ते पर चलते हैं। उदाहरण है, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होगा। चौथा पॉइंट है, स्वतंत्र चेतना ने छायावादी कविता में व्यक्तिकता पैदा की, जिससे उज्जीवित होकर इन कवियों ने समाज से संघर्ष किया। इसी संघर्ष की परिणति उस रहस्यात्मकता, वेदना और पलायन जैसे भाव में हुई, जिसे कुछ आलोचक छायावाद की कमी बताते हैं। सच तो यह है कि स्वतंत्र चेतना का यह अनिवार्य परिणाम था, लेकर चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। पांचवा पॉइंट है, स्वतंत्र चेतना राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़कर भी व्यक्त हुई है। इन कवियों ने देश की सोई हुई जनता को जगाने के लिए हुंकार भरी है, उद्बोधन के गीत गाए हैं। उदाहरण है, हिमाद्र तुंग ... छठा पॉइंट है, स्वतंत्रता की यह चेतना छायावादी कविता के शिल्प तक पहुँचती है। जब इन कवियों की तीव्र भावना ज्ञता का बंधन नहीं सह सकी, तो गीत टूटकर परगीत बन गए। महाकाव्य और खंड काव्य लंबी कविताओं में रूपांतरित हो गए, तो पारंपरिक छंद भी भीतर ही भीतर मुक्त होकर मुक्त छंद हो गए। सातवां पॉइंट है, यह करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि छायावाद की मूल चेतना स्वतंत्र चेतना है, और इस कविता में यह स्वाधीनता आधुनिक से ज़्यादा व्यापक रूप में व्यक्त हुई है। अब एक और प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, छायावाद और प्रकृति, जिसके उत्तर में पहला पॉइंट है, साहित्य में प्रकृति विभिन्न रूपों में हर युग में आती है, किंतु यदि 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य को इस कसौटी पर एक साथ कसें तो छायावादी कविता निस्संदेह शिखर पर है। चूँकि छायावाद अपने मिजाज में रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी आंदोलन है, इसलिए प्रकृति को ऐसा महत्व मिलना अचरज की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है, प्रकृति विभिन्न रूपों में आती है, सामान्यतः प्रकृति के सौंदर्य पर बल। उदाहरण है, कामायनी में यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन। कामायनी में उदाहरण है, यानी प्रकृति के यवन का श्रृंगार ... तीसरा पॉइंट है, प्रकृति इतनी सुंदर है कि स्त्री का सौंदर्य भी फीका है।
सुमित्रा नंदन पंत ने उदाहरण दिया है छोड़ दुर्मों की ... चौथा पॉइंट है प्रकृति का मानवीकरण किया उपचार वक्रता की मदद से। उदाहरण है मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। इसी में पॉइंट है कहीं कहीं तो मानवीकरण से आगे प्रकृति का ईश्वरीकरण भी हुआ है जो नव्य वेदांत का प्रभाव है। उदाहरण के लिए राम की शक्ति पूजा में निराला ने पर्वत को पार्वती के रूप में देखा है। उदाहरण है देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर पार्वती कल्पना है इसकी। पांचवा पॉइंट है प्रकृति बंधनों से मुक्ति का प्रतीक भी है क्योंकि वह सहज है और सहज बनाती है। इसलिए इन कवियों का प्रकृति के निकट जाना एक अर्थ में सामाजिक रूढ़ियों से विद्रोह है। छठा पॉइंट है आलोचक कहते हैं कि प्रकृति छायावादी कवियों के लिए पलायन का माध्यम है। संघर्ष से थकान प्रकृति की गोद में शरण। दरअसल प्रकृति के पास जाकर वे पुनः ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सातवां पॉइंट है कहीं कहीं प्रकृति के भयानक रूप भी दिखते हैं। ऐसे वर्णन प्रायः अपने समय के निराशाओं और चिंताओं को दिखाने के लिए है। कामायनी का चिंता सर्ग तो ऐसे वर्णनों से भरा ही है। शक्ति पूजा में भी राम की घोर निराशा प्रकृति के माध्यम से व्यक्त हुई है। उदाहरण है हे अमानिसा उलगता गगन घन अंधकार खो रहा ... आठवां पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में है सार यह है कि छायावादी प्रकृति अत्यंत महत्वपूर्ण है और विविध रूपात्मक है। यह रोमांटिक कवियों के सौंदर्य बोध के रूप में तो आई ही है साथ ही छायावादी कवियों की स्वतंत्र चेतना का प्रतीक भी है। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य का लेक्चर नंबर 103 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 104 छायावाद दर्शन। छायावाद दर्शन है नव्य वेदांत दर्शन है जिसमें अब हम देखते हैं छायावाद दर्शन में प्रसाद का दर्शन क्या है, निराला का दर्शन क्या है, महादेवी का दर्शन और सुमित्रा नंदन पंत का दर्शन। प्रसाद का दर्शन है स्वैधाद्वैतवाद, प्रतिभिज्ञा, आनंदवाद और समरसतावाद। निराला के दर्शन की बात करें तो इनका दर्शन है वेदांत दर्शन, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। महादेवी के दर्शन के बारे में अभी जानकारी नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत का दर्शन है नव्य वेदांत, सर्वाव्यवाद। अब देखते हैं अद्वैत वेदांत का मतलब क्या होता है। देखिए प्रसाद का दर्शन है स्वैधाद्वैतवाद, प्रतिभिज्ञा, आनंदवाद, समरसतावाद और कामाध्यात्मवाद। ठीक। अद्वैत वेदांत का मतलब होता है जगत को मिथ्या माना गया है। अद्वैत वेदांत में जगत को मिथ्या माना गया है। नव्य वेदांत में जगत को वास्तविक माना गया है तथा इहलौकिक पर ज़्यादा बल। वैष्णव वेदांत में जगत को वास्तविक माना गया पर इहलौकिक से ज़्यादा पारलौकिक पर ज़्यादा बल। ठीक। अब देखते हैं छायावाद शक्ति काव्य के रूप में। छायावाद शक्ति काव्य के रूप में तो इसमें प्रचंड आत्मविश्वास, उमंग, ऊर्जा से भरे रहना। 1928 और 1925 को छायावाद पलायनवाद वेदना का काव्य कहा जाता है। छायावाद को पलायनवाद वेदना का काव्य कहा जाता है 1928 से 1925। 1930 से 1936 जो कहते हैं इसमें छायावाद का ट्रेंड चेंज हुआ। अब हम देखते हैं छायावाद का शिल्प हम पहले देखेंगे सजा गया सहज है। दूसरा काव्य रूप देखेंगे
तीसरा भाषा देखेंगे, चौथा प्रतीक देखेंगे, पांचवा बिंब देखेंगे, छठा अलंकार देखेंगे और सातवां छंद देखेंगे। पहला सजग या सहज देखेंगे, दूसरा काव्य रूप, तीसरा भाषा, चौथा प्रतीक, पांचवा बिंब, छठा अलंकार और सातवां छंद देखेंगे। तो छायावाद के शिल्प में अगर पहला पॉइंट यानी सजग या सहज की बात की जाए तो शिल्प को लेकर सजग हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात किया जाए काव्य रूप, तो काव्य रूप को 4 भागों में बांटते हैं: प्रगीत, लंबी कविता, भाव प्रधान महाकाव्य और गीत। प्रगीत, लंबी कविता और भाव प्रधान महाकाव्य से मिलकर बना है नए काव्य रूप। प्रगीत, लंबी काव्य, भाव प्रधान महाकाव्य से नए काव्य रूप बने हैं। प्रगीत क्या है? गीता का नियम भंग होने लगते हैं तब प्रगीत बनता है। इसमें निराला सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी रचना का नाम है जूही की कली। ठीक। लंबी कविता मतलब कुछ नहीं। भाव प्रधान महाकाव्य में आता है कामायनी, जो कि एक लंबा प्रगीत है। गीत में महादेवी वर्मा का नाम आता है। जूही की कली जो है वो इसमें एक उदाहरण है। विजन वन वल्लरी पर सोती सुहाग भरी ... मुक्त छंद की सबसे प्रसिद्ध कविता है। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। कवित्त छंद के लय का प्रयोग, अगर हम बात करें कवित्त छंद के लय का प्रयोग का एग्जाम्पल तो है दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में ... अब इसमें काव्य रूप में अगर हम प्रबंधात्मकता देखें तो प्रबंधात्मकता का मतलब है कहानी का आधार। 1936 में पहला गद्य महाकाव्य लिखा गया जो कि गोदान है, और आखिरी पद्य महाकाव्य जो कि कामायनी है लिखा गया। ठीक। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं शिल्प में भाषा। भाषा में पहला पॉइंट है खड़ी बोली द्विवेदी युग में ही साहित्य की एकमात्र भाषा बन चुकी थी, और यह दुविधा नहीं बची थी कि कविता खड़ी बोली में लिखी जाए या ब्रिज भाषा में। स्वाभाविक ही है कि छायावाद के सभी कवि निर्द्वंद्व होकर खड़ी बोली ही चुनते हैं। हालांकि प्रसाद ने कुछ शुरुआती कविताएं ब्रज भाषा में लिखी थीं, प्रेम पथिक, चित्राधार। दूसरा पॉइंट है छायावाद के समक्ष मूल चुनौती यह थी कि वह खुदरी, कर्कश और कड़कट्टू प्रतीत होने वाली खड़ी बोली को काव्यात्मक और लोचशील भाषा में कैसे रूपांतरित करें। इस कठिन चुनौती को उन्होंने नए शब्द गढ़कर समाधान किया, जैसे स्वर्णिम और अरुणिम इत्यादि। कहीं कहीं इन्होंने अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का भावानुवार्थ किया, जैसे ब्रोकन हार्ट का भग्न हृदय तथा गोल्डन लाइट का स्वर्णिम प्रकाश इत्यादि। तीसरा प्रयास यह किया कि तत्सम शब्दावली को केंद्र में रखा, इसलिए नहीं कि ये कवि भाषा का आतंक पैदा करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जितनी जटिल और गहरी अनुभूतियाँ इनके पास थी उन्हें तत्समी भाषा में ही व्यक्त किया जा सकता था। तीसरा पॉइंट है शब्द शक्तियों की दृष्टि से छायावाद की काव्य भाषा लक्षणा प्रधान है, और द्विवेदी युगीन अभिधात्मकता से अत्यंत भिन्न है। वस्तुतः जिन अमूर्त, रहस्यात्मक व जटिल अनुभूतियों को यह कवि व्यक्त करना चाहते थे, उन्हें अभिधा की सपाटता में ही कह पाना संभव नहीं था। कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों में लक्षणा का प्रयोग प्रशंसनीय बन पड़ा है। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न हुआ मकरंद रहा। ये उदाहरण है, कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी,
न वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का है उसमें अब ए कहाँ। एक चित्र बस रेखाओं का है उसमें अब ए कहाँ। चौथा पॉइंट है, छायावादी की काव्य भाषा समास प्रधान है। भारतेंदु को शिकायत थी कि खड़ी बोली में समास गुण का अभाव है, किंतु छायावादी कवियों ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि खड़ी बोली में समास क्षमता पर्याप्त है। राम की शक्ति पूजा की पहली 18 पंक्तियां मानो भारतेंदु के आक्षेप का ही उत्तर देने का प्रयास है। निर्मला जैन की ये राय है। 5वां पॉइंट है, छायावादी काव्य भाषा का एक अन्य गुण नादात्मकता या ध्वन्यात्मकता है। भक्त कवियों की तरह छायावादी कवियों ने भी अपनी कविताओं में संगीतात्मकता का विशेष ध्यान रखा, जो मुख्यतः नाद सौंदर्य में व्यक्त होता है। उदाहरण है, झरझर झर 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 निर्झर गिरी सर से। चौथा पॉइंट है, प्रतीक योजना। प्रतीक योजना में पहला पॉइंट है, प्रतीकों का अत्यधिक प्रयोग। शुक्ल जी ने तो प्रतीकवाद ही कहा है। दूसरा पॉइंट है, प्रतीकों का प्रयोग मुख्यतः 2 कारणों से हुआ, जिसमें का पॉइंट है, आमूर्त और रहस्यात्मक चिंतन की अभिव्यक्ति सीधी भाषा में हो नहीं सकती। आमूर्त और रहस्यात्मक चिंतन की अभिव्यक्ति सीधी भाषा में हो नहीं सकती। और खा पॉइंट है, कहीं कहीं सामाजिक दबावों या ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से बचने के लिए प्रतीकों का सहारा लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रतीक योजना में अधिकांश कविताएं प्रतीकात्मक ही हैं। उदाहरण के लिए कामायनी का एक पूरा प्रतीकात्मक अर्थ खुलता है, जहां वे मानव मन की विकास यात्रा की कहानी बन जाती है। इसी प्रकार राम की शक्ति पूजा प्रतीकात्मक ढांचे में महात्मा गांधी की शक्ति पूजा भी है और स्वयं निराला की भी। अब देखते हैं 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट है, शिल्प में बिंब योजना। बिंब योजना में पहला पॉइंट है, बिंबों की दृष्टि से छायावादी कविता विश्व के किसी भी साहित्य से टक्कर लेने की स्थिति में है। बिंबों की दृष्टि से छायावादी कविता विश्व के किसी भी साहित्य से टक्कर लेने की स्थिति में है। छायावादी कवि बिंब को चित्रभाषा कहते हैं और उसके बिना कविता को पूरा नहीं मानते। जिस प्रकार आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है में कहा है, कविता में सिर्फ अर्थ ग्रहण अपेक्षित नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। वैसे ही छायावादी कवि भी बिंब को महत्व देते हैं। छायावाद में हर तरह के बिंब उपलब्ध होते हैं, कोमल भी, कठोर भी, एकल भी, संश्लिष्ट भी, सरल भी और जटिल भी। कोमल बिंब का मतलब है, कोमल बिंब का उदाहरण है राम की शक्ति पूजा में, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों ... कठोर बिंब का उदाहरण है राम की शक्ति पूजा में, कठोर बिंब और संश्लिष्ट बिंब का उदाहरण राम की शक्ति पूजा में है अमानिसा ... और जटिल बिंब का उदाहरण है राम की शक्ति पूजा में लख यानी देखना, लख शकुंतला हो गए अतुल बन शेष शयन, खिंच गए दीर्घों में सीता के राम मृग नयन। ठीक, इसे बिंब में बिंब का उदाहरण भी कहा जाता है। यानी राम की आंखों में सीता के वे आंखें खिंच गई जिसमें राम का चेहरा बना हुआ था। ठीक, अगर बिंब योजना में पूछा जाए ना, कविता के बिंब के किसी भी प्रश्न में आचार्य शुक्ल का यह मत लिख सकते हैं। कौन सा मत? कि आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है में कहा है, कविता में सिर्फ अर्थ ग्रहण अपेक्षित नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। तो कविता के बिंब के किसी भी प्रश्न में आचार्य शुक्ल का यह मत लिख सकते हैं।
इसी के साथ लेक्चर नंबर 104 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त नहीं होता है। अभी है छठा पॉइंट है शिल्प में अलंकार। अलंकार में अगर रीत काल में बात करें तो रीत काल में केशवदास का उदाहरण है जदापि डॉट डॉट डॉट। और रीत काल और द्विवेदी युग में अगर बात करें तो द्विवेदी युग में अलंकार सपाट है। द्विवेदी युग में अलंकार सपाट है। और रीत काल और द्विवेदी युग के बीच में बात करें यानी संक्रमण काल के बीच में तो इसमें छायावाद, तो इसके बीच में रीत काल और द्विवेदी युग के बीच में छायावाद आता है। छायावाद में पल्लव की भूमिका जो कि पंत की रचना है, इसमें भावाभिव्यक्ति हुई है। इसमें अलंकार की भावाभिव्यक्ति हुई है। छायावाद में अगर बात करें सामान्य अलंकारों का प्रयोग, छायावाद में सामान्य अलंकारों का प्रयोग हुआ है जैसे उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि। और छायावाद में 3 नए अलंकार देखने को मिलते हैं जिसमें पहला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का मतलब है प्रकृति या भावों को मानव रूप में प्रस्तुत करना। जैसे कात्यायनी में उदाहरण है मैं रति के प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं रति के प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। और दूसरा नया अलंकार आया है विशेषण विपर्याय और तीसरा है ध्वन्यार्थ व्यंजना। पहला अलंकार है मानवीकरण अलंकार, दूसरा विशेषण विपर्याय और तीसरा है ध्वन्यार्थ व्यंजना। इस प्रकार से लेक्चर नंबर 104 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 105 छायावाद की छंद योजना। छायावाद की छंद योजना में पहला पॉइंट है छायावादी कवियों ने शिल्प के सभी स्तरों पर प्रयोगशीलता का परिचय दिया और छंद भी इससे अछूता नहीं है। महादेवी और पंत ने प्रायः प्रचलित छंदों का ही प्रयोग किया, किंतु प्रसाद और निराला ने इस संबंध में ज़्यादा मौलिकता का प्रदर्शन किया। निराला ने छंद के क्षेत्र में लंबी दूरी तय की, जिसमें मुक्त छंद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनका प्रसिद्ध परगीत जूही की कली मुक्त छंद में ही है। गौरतलब है कि मुक्त छंद छंद से मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि छंद में मुक्ति की बात करता है। इससे लय और प्रवाह बना रहता है, किंतु छंदानुसार भावों की जगह भावानुसार छंदों की योजना की जाती है। यदि राम की शक्ति पूजा को दूरांतर प्रवाही वाक्य के विधान पर तोड़कर देखें तो वह भी भीतर से मुक्त छंदों के नज़दीक दिखाई पड़ती है। जूही की कली की निम्नलिखित पंक्तियाँ मुक्त छंद को समझने के लिए अच्छा उदाहरण हैं। उदाहरण है विजन वन वल्लरी पर डॉट डॉट डॉट। प्रसाद ने भी कुछ नए छंद प्रयोग किए हैं। विशेष रूप से उन्होंने अपने काव्य आंसू में एक नया छंद रचा जो आगे चलकर प्रसाद छंद या आंसू छंद के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। यह वही छंद है जिसका प्रयोग प्रसाद ने कात्यायनी के आनंद सर्ग में भी किया। समरस थे जड़ या चेतन डॉट डॉट डॉट। मुक्त छंद क्या होता है? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। परंपरागत छंद का ढांचा। अगर परंपरागत छंद का ढांचे की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है तुक का प्रयोग हो, लय का प्रयोग हो, दो बातें दो पंक्तियां हों और पहली बात पहली पंक्ति में, दूसरी बात दूसरी पंक्ति में। तो ये है परंपरागत छंद का ढांचा, यानी तुक का प्रयोग, लय का प्रयोग, दो बातें दो पंक्तियां, पहली बात पहली पंक्ति में, दूसरी बात दूसरी पंक्ति में। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में है एग्जाम्पल,
रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का। इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजय समर आज का। डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं छायावाद की लाक्षणिकता। छायावाद की लाक्षणिकता, इसमें पहला पॉइंट है, लाक्षणिकता का अर्थ है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करना। लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ वाच्यार्थ में बाधा हो और लोक प्रचलन यानी रूढ़ि या संदर्भ यानी गुण के आधार पर अभिप्रेतार्थ का बोध हो। जैसे यदि कोई कहे कि उसका घर गंगा नदी पर है यानी गंगाया घोषा, तो इसका लाक्षणिक अर्थ यह हुआ कि उसका घर गंगा नदी के एकदम किनारे पर है। जहाँ द्विवेदी युग के कवि अभिधा शब्द शक्ति पर अत्यधिक बल दे रहे थे, वहीं छायावादी कवियों ने लक्षणा को केंद्र में रखा। इसका कारण यह नहीं है कि वे रीति कवियों की तरह चमत्कार को ही कविता की उपलब्धि मानते थे, बल्कि यह है कि जिस जटिल और अमूर्त विषय वस्तु को वे व्यक्त करना चाहते थे, उसकी अभिव्यक्ति अभिधा की भाषा में संभव नहीं थी। यही कारण है कि छायावादी कविताओं की भाषा थोड़ी सी कठिन हुई है। लाक्षणिकता का प्रयोग छायावाद के चारों वरिष्ठ कवियों ने किया है, किंतु इसकी प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रसाद में है। प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा जिन चारों तथ्यों के आधार पर की है, उनमें लाक्षणिकता भी है। बाकी तीन हैं उपचार वक्रता, चित्रभाषा, अनुभूति की विवृत्ति। कामायनी में चूंकि मूल कथा मानसिकता जगत की है, इसलिए उन्हें लक्षणा का सहारा अधिक लेना पड़ा है। उदाहरण के लिए मनु के वियोग से दुखित श्रद्धा के जीवन को उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न रहा न वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का, है उसमें अब रंग कहाँ। मकायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का, उसमें अब रंग कहाँ। महादेवी के काव्य में भी रहस्यानुभूति की केंद्रिकता के कारण लाक्षणिकता प्रखर रूप में उभरती है। उन्होंने अपने कोमलतम भावों को लक्षणा शक्ति में पिरोया है। सन्निग्ध तन की तुलिका से डॉट डॉट डॉट। निराला लक्षणा का प्रयोग अमूर्तता के कारण नहीं करते, किंतु कभी कभी अपने ओजस्वी भावों को लक्षणा का जामा पहनाते हैं। जैसे शेरों की माद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार, तोड़ो 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 कारा डॉट डॉट डॉट। निष्कर्ष में है, छायावाद की श्रेष्ठता का एक बड़ा कारण निसंदेह उसकी लाक्षणिकता ही है। इससे कहीं कहीं प्रसाद गुण कम हुआ है, किंतु प्रभाव का गुण अत्यधिक बढ़ा है। अब हम देखते हैं छायावाद और उपचार वक्रता। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम में वक्रोक्ति के 27 भेद बताए हैं, जिसमें उपचार वक्रता एक है। उपचार वक्रता का मतलब है जो जैसा नहीं है उसे वैसा दिखाना, जो जैसा नहीं है उसे वैसा दिखा देना। तो छायावाद और उपचार वक्रता में पहला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा जिन 4 लक्षणों के आधार पर की है, उनमें एक उपचार वक्रता है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रस्तावक
आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य जीवितम बताते हुए उसके 27 भेदों की चर्चा की थी, जिनमें से एक उपचार वक्रता है। इसका अर्थ है जो जैसा नहीं है उसे उपचार पूर्वक वैसा दिखा देना। सामान्यतः किसी अमूर्त भाव को मूर्त प्रतीकों के रूप में दिखाना या जड़ वस्तु को किसी चेतना प्राणी के रूप में दिखाना उपचार वक्रता कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, छायावाद के कवि तीव्र भावुकता से युक्त कवि हैं और तीव्र भावनाओं में स्वाभाविक होता है कि आलंबन का स्वरूप बदल जाए। यही कारण है कि किसी भी अन्य युग की अपेक्षा छायावाद में उपचार वक्रता की प्रवृत्ति अधिक है। तीसरा पॉइंट है, छायावाद में उपचार वक्रता के एक से अधिक रूप दिखाई पड़ते हैं, जिसमें का पॉइंट है अमूर्त विचारों या भावों को मानव रूप में प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए कामायनी के लगभग सभी पात्र मनोभावों के प्रतीक हैं, जैसे लज्जा कहती है मैं रत की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। खा पॉइंट है प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखना, जिसे पश्चिम में मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। उदाहरण है मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या परी सी ... अब देखें जो यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी काव्य के योगदान में छायावादी कविता का योगदान। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है संवेदना के स्तर पर में पहला पॉइंट है पहली बार व्यक्तिगता या निजता को हिंदी कविता में इतना सम्मान दिया गया है। कबीर, जायसी, घनानंद, भारतेंदु में थोड़ी बहुत व्यक्तिगता झलकती थी, किंतु यहाँ आंदोलन बन गई। उदाहरण है ... मैं शैली अपनाई ... दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक नवजागरण सूक्ष्मतम स्तर व्यक्ति तक पहुँचाया। सांस्कृतिक नवजागरण द्विवेदी युग के नवजागरण को और गहरे स्तर तक ले जाने का कार्य। सांस्कृतिक नवजागरण का मतलब है द्विवेदी युग के नवजागरण को और गहरे स्तर तक ले जाने का कार्य। सूक्ष्मतम स्तर व्यक्ति तक पहुँचाया, सांस्कृतिक नवजागरण का सूक्ष्मतम स्तर व्यक्ति तक पहुँचाया। तीसरा पॉइंट है एक नए प्रकार के सौंदर्य चेतना जो रीतिवाद से एकदम विपरीत थी। आत्मनिष्ठ और उदात्त सौंदर्य चेतना। चौथा पॉइंट है प्रकृति का इतना सम्मान इससे पहले हिंदी कविता में कभी नहीं हुआ। सूर और जायसी की परंपरा में। पांचवा पॉइंट है शक्ति चेतना का उत्सव। बांग्ला रहस्यवादी काव्य से इस मामले में बेहतर। दूसरा पॉइंट है शिल्प के स्तर पर, जिसमें पहला पॉइंट है खड़ी बोली को काव्यात्मक भाषा के रूप में परिमार्जित किया। दूसरा पॉइंट है नए काव्य रूप प्रगीत, लंबी कविता, भाव प्रधान महाकाव्य। तीसरा पॉइंट है इतिवृत्तात्मक और अभिधात्मक शैली के स्थान पर लाक्षणिक और सूक्ष्म अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग। इतिवृत्तात्मक और अभिधात्मक शैली के स्थान पर लाक्षणिक और सूक्ष्म अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग।
चौथा पॉइंट है नए अलंकारों का विकास, नए अलंकारों का विकास। और पांचवा पॉइंट है मुक्त छंद तथा छंद के स्तर पर अन्य प्रयोग, मुक्त छंद तथा छंद के स्तर पर अन्य प्रयोग। इसमें है कमाल धमाल कर दिया, कमाल धमाल कर दिया, यानी हिंदी काव्य के योगदान में छायावादी कविता का योगदान, यानी कमाल धमाल कर दिया शिल्प के स्तर पर। ठीक, अब देखते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 15 है छायावाद और भक्ति काव्य। तो छायावाद और भक्ति काव्य में पहला पॉइंट हम देखेंगे इसके समानताएं। तो पहला पॉइंट है समानताएं। समानताओं में पहला पॉइंट है रहस्यवाद आध्यात्मिकता, रहस्यवाद आध्यात्मिकता, यानी दोनों में छायावाद और भक्ति काव्य में रहस्यवाद है और आध्यात्मिकता है। दूसरा पॉइंट है प्रेम का महत्व, प्रेम का महत्व, यानी कबीर या घर प्रेम का डॉट डॉट डॉट, भक्ति काव्य में भी यही है, भक्ति काव्य में है ये। तीसरा पॉइंट है प्रकृति का महत्व, प्रकृति का महत्व भक्ति काव्य में सूरदास के यहाँ है। और छायावाद मेघमय आसमां, छायावाद मेघमय आसमां डॉट डॉट डॉट, तुलसीदास का है हे खगमृग हे मधुकर सैनी डॉट डॉट डॉट। चौथा पॉइंट है रूढ़िवाद एवं सामंती ढांचों का विरोध, रूढ़िवाद एवं सामंती ढांचों का विरोध। छायावाद में उदाहरण है तोड़ो 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 डॉट डॉट डॉट। कबीर में उदाहरण है काकड़ पाथर जोड़ के डॉट डॉट डॉट। पांचवा पॉइंट है दोनों काव्य जागरण या नव जागरण के काव्य हैं, दोनों काव्य जागरण या नव जागरण के काव्य हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट अंतर, यानी छायावाद और भक्ति काव्य में अंतर। तो पहला पॉइंट है छायावाद में रहस्यवाद का अधिकांश हिस्सा आधुनिक है, जिसके मूल में व्यक्ति और समाज की टकराहट है। भक्ति काव्य में पहला पॉइंट है भक्ति काल का रसवाद मूल प्रकृति में आध्यात्मिक है और उस पर नाथ संप्रदाय या सूफियों के तसव्वुफ का संप्रदाय। भक्ति काल का रहस्यवाद मूल प्रकृति में आध्यात्मिक है और उस पर नाथ संप्रदाय या सूफियों के तसव्वुफ का संप्रदायगत प्रभाव भी दिखता है। छायावाद में दूसरा पॉइंट है व्यक्तिकता का काव्य है। भक्ति काव्य में दूसरा पॉइंट है थोड़ी बहुत व्यक्तिकता, किंतु भक्त अंततः ईश्वर के समक्ष अपनी व्यक्तिकता को मिटा देना चाहते हैं। छायावाद में तीसरा पॉइंट है नव्य वेदांत का प्रभाव, अतः इह लोक केंद्र में, नव्य वेदांत का प्रभाव अतः इह लोक केंद्र में। और भक्ति काव्य में तीसरा पॉइंट है अद्वैत वेदांत, वैष्णव वेदांत, तसव्वुफ और नाथ पंथ का प्रभाव। इह लौकिकता को विशेष महत्व नहीं, इह लौकिकता को विशेष महत्व नहीं। छायावाद में चौथा पॉइंट है शिल्प के प्रति सजगता है। भक्ति काव्य में चौथा पॉइंट विशेष सजगता नहीं, यानी शिल्प के प्रति विशेष सजगता नहीं, कविता सिर्फ अपनी भक्तिपरक भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। उदाहरण है तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। ठीक, भूमिका है, भूमिका में इसमें क्या लिखेंगे छायावाद और भक्ति काल हिंदी साहित्य के दो स्वर्ण काल हैं, जहां भक्ति काव्य ने मध्यकाल में सामंती अंधेरे को चीरकर जागरण का प्रकाश फैलाया, वहीं छायावाद ने आधुनिक काल में परतंत्रता, परपंत्रता और प्रतिमानवीय शक्तियों से संघर्ष किया। यही कारण है कि दोनों आधुनिक में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं दिखती हैं, हालांकि इनमें भिन्नता के तत्व भी कम नहीं हैं। अब देखते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और उसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है छायावाद का सांस्कृतिक पक्ष। इसके उत्तर में है छायावाद सांस्कृतिक नवजागरण का काव्य है।
इसलिए स्वाभाविक है कि इस काव्य के केंद्र में अपने समय की सांस्कृतिक चिंताएं हैं। संस्कृति उन सभी विचारों और प्रयत्नों का समुच्चय होती है जिसे कोई समाज दीर्घ अवधि में गढ़ता है। छायावाद का समय तीव्र संक्रमण का काल है, जहां भारतीय संस्कृति नवागत पश्चिमी संस्कृति को देखकर हतप्रभ भी थी और संकुचित भी। उस संक्रमण की रचनात्मक ऊर्जा को छायावादी कवियों ने अपनी कविता का मूल विषय बनाया है। अब देखते हैं प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु में पहला पॉइंट है अपनी पारंपरिक संस्कृति के प्रति गौरव का भाव। दूसरा पॉइंट है पश्चिमी संस्कृति के अच्छे विचार और दर्शन स्वीकारने का भाव। तीसरा पॉइंट है नव्य वेदांती विचारधारा के अनुसार प्रकृति के कण कण में ईश्वर को देखने की मानसिकता। शक्ति पूजा में पर्वत को ही पार्वती की तरह देखा गया है। चौथा पॉइंट है व्यक्ति और समाज के संबंधों में पहली बार व्यक्ति को महत्व, जो भारतीय संस्कृति की दृष्टि से नवाचार है। और पांचवा पॉइंट है मानव प्रकृति संबंधों में पहली बार प्रकृति को मानव से भी अधिक सम्मान, जो संभवतः आज की भी जरूरत है। उदाहरण है छोड़ द्रुमों की ... क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है छायावाद और वेदना। छायावाद और वेदना के उत्तर में पहला पॉइंट है छायावाद पर आक्षेप है कि इसके कवि दुख में आनंदित होते हैं, उससे लड़ने के बजाय उसमें संगीतात्मक सौंदर्य खोजते हैं। यह बात कुछ हद तक ठीक होते हुए भी छायावाद का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ है। दूसरा पॉइंट है यह सही है कि दुख कहीं कहीं सुंदर और काम्य प्रतीत होता है, विशेषतः महादेवी की कविताओं में। जैसे मिलन का मत नाम लो ... मैं विरह में चिर हूँ और शेष नहीं होगी मेरी पीड़ा ... ठीक। तीसरा पॉइंट है दुख का यही भाव कहीं कहीं पलायनवाद तक पहुंचा है, जहां छायावादी कवि संघर्षों से हारकर एकांत या प्रकृति की शरण में समाना चाहता है। ले चल मुझे भुलावा देकर नाविक धीरे धीरे ... चौथा पॉइंट है प्रश्न है कि छायावादी कविता में इतना दुख क्यों है। वस्तुतः यह दुख थोपा हुआ नहीं बल्कि अर्जित है। ये कवि अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए समाज के जड़ सामंती ढांचों से टकरा रहे हैं। इस जटिल संघर्ष में उनकी पराजय पहले से ही लगभग तय है, किंतु तय होने के बावजूद उसका नैतिक मूल्य इतना अधिक है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए छायावादी कवि दुख को सम्मान देता है। उसकी नज़र में दुख वह सृजनात्मक शक्ति है जो व्यक्ति और कवि को भीतर से परिमार्जित करती है। उदाहरण है वियोगी होगा पहला कार्य आह ... और पांचवा पॉइंट है ऐसा नहीं है कि छायावाद में दुख हमेशा सुंदर और काम्य रहा हो। कुछ कविताओं में दुख का वास्तविक रूप भी दिखता है, जो पाठक के हृदय को चीरता है। निराला के साहित्य में प्रायः ऐसा सच्चा दुख दिखा है, जिसकी शीर्ष रचना सरोज स्मृति है। इस कविता का अंतिम हिस्सा दुख के उदात्तीकरण की कोशिश में उसका
अवमूल्यन नहीं करता। दुखी जीवन की कथा रही डॉट डॉट डॉट। फिर एक और क्वेश्चन है, छायावाद की प्रेमानुभूति। छायावाद की प्रेमानुभूति के आंसर में पहला पॉइंट है, शुक्ल जी ने कहा है कि छायावाद की अधिकांश कविताएं प्रेम गीतात्मक हैं। रोमांटिक काव्यधारा होने के तौर पर स्वाभाविक ही है कि छायावादी कविताओं में प्रेम सर्वोच्च विषय के रूप में उपस्थित हो। दूसरा पॉइंट है, छायावाद की प्रेमानुभूति रीतकालीन प्रेमानुभूति के ठीक विपरीत है। वहाँ प्रेम के केंद्र में देह थी, तो यहाँ अशरीरी प्रेम है। वहाँ स्त्री केवल भोग्या थी, जबकि यहाँ प्रेम में डूबी स्त्री पवित्र है। और प्रेम भक्ति किसी ऊंचाई पर प्राचित है। और प्रेम भक्ति किसी ऊंचाई पर प्राचित है। तीसरा पॉइंट है, प्रेमिका के प्रति श्रद्धा का भाव। प्रेमिका के प्रति श्रद्धा का भाव। निराला कहते हैं, निराला में है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। और प्रसाद कहते हैं प्रेमिका के प्रति श्रद्धा के भाव में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कमायनी में कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो डॉट डॉट डॉट। छायावादी कवियों ने प्रेमिका को 4 रूपों में देवी, माँ, सहचरी, प्राण देखा है। छायावादी कवियों ने प्रेमिका को 4 रूपों में देखा है। कौन कौन 4 रूप हैं? देवी, माँ, सहचरी और प्राण। ठीक। चौथा पॉइंट है, प्रेम में अधिकार नहीं होता, उसमें केवल सर्वस्व समर्पण करना होता है। उदाहरण है, पागल रे वह मिलता है कब डॉट डॉट डॉट। पांचवा पॉइंट है, छायावाद में प्रेम इतना महत्वपूर्ण है कि वह न हो तो जीवन निरर्थक हो जाता है। निराला का उदाहरण है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। और छठा पॉइंट है, यहाँ प्रेम हमेशा शुद्धता अशरीरी नहीं है, उसमें काम चेतना भी उपस्थित है, किंतु अंधेपन के साथ नहीं, बल्कि औदात्य और गरिमा के साथ। कामायनी में उदाहरण है, काम मंगल से मंडित श्रेय, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, सर्ग इच्छा का है परिणाम डॉट डॉट डॉट। इसी के साथ लेक्चर नंबर 105 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है।